जोमेटो और ओला ने इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री को टैप किया था जहां कोई बड़े प्लेयर्स पहले से नहीं थे, इसलिए उनके लिए सक्सेसफुल होना थोड़ा आसान था। लेकिन अगर हम बात करें म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्लेयर थी गाना, जिनके पास मंथली एक्टिव यूजर्स 200 मिलियन से ज्यादा है। इसके बाद है जियो सावन, विंक म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, हंगामा, साउंड क्लाउड और पायरेटेड सॉन्ग वेबसाइट्स ऑलरेडी है। और इनमें से मैक्सिमम को बड़े बड़े बिजनेसमैन ओन करते हैं, जैसे जियो सावन को अंबानी जी, विंक को एयरटेल, यूट्यूब को गूगल, अमेजॉन को अमेजॉन, एप्पल को एप्पल। मतलब यहाँ पर पैसे की कमी नहीं। लेकिन फिर भी एक स्वीडिश कंपनी स्पॉटिफाई ने आकर इन सबके छक्के छुड़ा दिए। म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की इंडिया में रेवेन्यू 29 बिलियन रुपीस हो जाएगी 2024 तक। गाना.com की हालत ऐसी है कि उन्हें फ्री सर्विस को बंद करना पड़ा फंडिंग नहीं मिलने के कारण, और बाकी कंपनीज भी स्पॉटिफाई के आसपास भी नहीं है। आखिर ये हुआ कैसे? स्पॉटिफाई ने कौन सी स्पेशल स्ट्रेटजीज यूज करके इंडिया में 3 साल के अंदर टॉप पोजीशन हासिल कर ली? इस वीडियो में बात करेंगे स्पॉटिफाई की उन स्ट्रेटजीज और सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में। इस केस स्टडी से आपको किसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को कैसे डिसरप्ट किया जाता है, ये सीखने को मिलेगा। मेरे लिए अभी तक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। हाँ, ये भी बात करेंगे कि गाना.com फेल क्यों हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिज शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: लिसनर्स, क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स। स्पॉटिफाई ने तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज किया है, इसलिए एक एक करके बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं यूजर्स से। किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन पार्ट होती है यूजर्स, और स्पॉटिफाई ने अपने यूजर्स के लिए एआई पर इन्वेस्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पॉटिफाई ने अपने बड़े यूजर बेस के डेटा और एआई के हेल्प से बेस्ट रिकमेंडेशंस और एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए इंडस्ट्री में। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि एआई काम कैसे करती है। ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल, 3 यूजर्स हैं, रोहन, सोहन और मोहन। ये तीनों 5-5 गाने सुनते हैं, जिसमें से एक गाना कॉमन है। स्पॉटिफाई की एल्गोरिदम इन तीनों के बिहेवियर को ट्रैक करके ये पता करती है कि तीनों और कौन से गाने सुनेंगे, किस गाने को कितनी देर और कितनी बार सुनते हैं, और कौन कौन से गाने कॉमन निकलते हैं। अब यहाँ पर स्पॉटिफाई 2 चीजें करेगी। मान लीजिए इन तीनों में कॉमन सॉन्ग है नेहा कक्कड़ की मैंने पायल है छनकाई, तो तीनों को इस सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स है वो रिकमेंड किए जाएंगे, और तीनों में जो अनकॉमन सॉन्ग्स है वो भी तीनों को रिकमेंड किए जाएंगे। इनके बिहेवियर और डेटा से स्पॉटिफाई एक प्लेलिस्ट भी बनाती है, जिसे कहते हैं फॉर यू प्लेलिस्ट। ऐसे प्लेलिस्ट से स्पॉटिफाई ने यूजर्स भी बनाते हैं, और यूजर्स इंडिया में 1.5 लाख प्लेलिस्ट हर दिन बनाते हैं। 3 यूजर्स के एग्जांपल में ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन स्पॉटिफाई को जो मिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा से मिलता है वो किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। आपके बिहेवियर से स्पॉटिफाई आपके मूड के बारे में पता कर लेती है, और आपको एड्स दिखाए जाते हैं उसी के अनुसार। अपने एआई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पॉटिफाई ने बहुत से डेटा साइंस और एआई कंपनीज को एक्वायर भी किया है, जिनके पास पहले से इंडस्ट्री में महारत हासिल थी। यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए स्पॉटिफाई बेस्ट साउंड क्वालिटी और अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सब चीजें तो और भी कंपनीज करती होगी, और सिर्फ एआई का यूज करके इतने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में टिके रहना इतना आसान नहीं। उनको चाहिए थी एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूएसपी डिसाइड करने में स्नैपडील ने भी गलती की थी। आप आई बटन पे क्लिक करके स्नैपडील वाली एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉटिफाई ने इस सेगमेंट को टैप नहीं किया होता तो स्पॉटिफाई इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये सेगमेंट है पॉडकास्ट। इंडिया में पॉडकास्टिंग फीचर को सबसे पहले लॉन्च किया था एप्पल ने 2005 में, लेकिन पॉडकास्ट फेमस हुई कोविड के बाद। जब फेमस यूट्यूब चैनल्स ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो स्पॉटिफाई ने देखा अपॉर्चुनिटी। पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव बनाया गया, पॉडकास्टर्स के साथ में कोलैब किया गया, और बहुत से पॉडकास्ट स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव हो गए। आपको याद होगा, स्पॉटिफाई का सबसे पहले नाम आपने पॉडकास्ट में ही सुना होगा। आज इंडिया में स्पॉटिफाई के 4 में से 1 यूजर पॉडकास्ट यूजर है। लेकिन पॉडकास्ट में इतना खास क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए, पॉडकास्ट सुनने वाले जो यूजर्स होते हैं वो ज्यादातर एलाइट यूजर्स होते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में टिकटॉक की तरह आलतू फालतू चीजें नहीं होती। इसके कारण स्पॉटिफाई को एक अलग सेगमेंट के यूजर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं प्रीमियम लेने के लिए, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स पॉडकास्ट के बीच में एड्स नहीं देखना चाहते। और डेटा भी यही कहती है कि पॉडकास्ट में स्पॉटिफाई को सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिलती है। जो यूजर्स प्रीमियम नहीं भी लेते उन्हें स्ट्रेटेजिक एड्स दिखाए जाते हैं उनके पसंद के अनुसार। जैसे अगर कोई बिजनेस पॉडकास्ट सुन रहा है तो उन्हें बिजनेस से रिलेटेड एड्स दिखाए जाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि यूजर्स पॉडकास्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो वो उन एड्स पर भी ट्रस्ट करते हैं, और एडवर्टाइजर्स को भी ज्यादा कन्वर्जन मिलती है। स्पॉटिफाई पॉडकास्ट मार्केट को इसलिए भी क्रैक कर पाई क्योंकि उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम है एंकर। ये पॉडकास्ट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छी टूल है जिससे उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। हमने अभी अभी कन्वर्जन रेट की बात की थी। स्पॉटिफाई की कन्वर्जन रेट है 16%, इंडस्ट्री एवरेज से 12% ज्यादा। और ये ऐसे ही नहीं हुई है, इसके
उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहली है वैल्यू प्रोपोजिशन, सेकंड है 30 मिनट एड फ्री एक्सपीरियंस और प्रीमियम मिनी प्लान। आप अगर फ्री यूजर है तब भी स्पॉटिफाई आपको बीच बीच में एड फ्री एक्सपीरियंस देते रहती है, और प्रीमियम प्लान ऐसे है कि आप एक बार ट्राई जरूर करना चाहोगे। मैं यहाँ एक और चीज की बात करूंगा जो है नीश। आप हर एक इंडस्ट्री में देखेंगे कि जिस ब्रांड को जिस चीज के लिए जाना जाता है उसी चीज के लिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। मतलब ये कि यूट्यूब को वीडियो के लिए, फेसबुक को सोशल मीडिया के लिए, एप्पल को फोन्स के लिए और स्पॉटिफाई को म्यूजिक के लिए। अब अगर स्पॉटिफाई सोशल मीडिया ब्रांड लॉन्च कर दे तो उसके चलने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्पॉटिफाई को म्यूजिक के लिए जाना जाता है तो स्पॉटिफाई म्यूजिक में मेंटेन कर सकती है टॉप पोजीशन। अब हम बात करेंगे क्रिएटर्स की। क्रिएटर्स सबसे ज्यादा स्पॉटिफाई को प्रेफर क्यों करते हैं, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। स्पॉटिफाई को क्यों स्टार्ट किया गया था आपको पता है? मैं सिर्फ इंडिया की नहीं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटर्स म्यूजिक पायरेसी से परेशान हो चुके थे। जियो के आने के पहले हम भी म्यूजिक डाउनलोड करके सुनते थे पागल वर्ल्ड जैसी साइट से। स्पॉटिफाई ने आकर म्यूजिक पायरेसी को खत्म कर दिया, ईज ऑफ एक्सेस इंट्रोड्यूस करके। अब अगर फ्री में स्ट्रीम होगी सॉन्ग्स तो डाउनलोड करने का झंझट कौन उठाएगा? इस चीज से क्रिएटर्स बहुत खुश थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि स्पॉटिफाई यूट्यूब की तरह मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। क्रिएटर्स अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, फैन से कनेक्ट कर सकते हैं और एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हैं। क्रिएटर्स को पर स्ट्रीम के हिसाब से पे भी किया जाता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो चारों पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्पॉटिफाई के केस में वो है यूजर्स, क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और कंपनी इटसेल्फ। बट फॉर एग्जांपल ओला के केस में ऐसा नहीं था। ओला की एक पिलर ड्राइवर्स बहुत परेशान थे। आप हमारी ओला वाली एपिसोड आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर एडवर्टाइजर्स की बात करें तो स्पॉटिफाई एडवर्टाइजर्स को बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट टाइप्स देती है, जैसे स्पॉन्सर्ड प्लेलिस्ट जिसमें एडवर्टाइजर किसी फेमस प्लेलिस्ट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड एड फ्री सेशंस, वीडियो टेकओवर्स, ओवरले, डिस्प्ले एड्स एंड ब्रांडेड प्लेलिस्ट। ब्रांडेड प्लेलिस्ट में एडवर्टाइजर के नाम से ही प्लेलिस्ट को बनाया जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजर्स को सबसे ज्यादा क्रेज होता है पॉडकास्ट का, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिलती है। फोर्थ पिलर है कंपनी, और कंपनी के लेवल में स्पॉटिफाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पॉटिफाई की वर्क एनवायरनमेंट की रिव्यू बहुत अच्छी है और इनके एमडी अमरजीत बत्रा भी वेल एक्सपीरियंस्ड है। अगर स्पॉटिफाई ग्लोबल की बात करें तो उनकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है एक्विजिशंस एंड पार्टनरशिप। जैसे उन्होंने एक्वायर किया मीडिया चेन को, जो एक ब्लॉकचेन कंपनी है। एक कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद स्पॉटिफाई ने अपने क्रिएटर्स के डेटा को ब्लॉकचेन में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही स्पॉटिफाई ने बहुत से कंपनीज को एक्वायर किया है, जैसे पॉडकास्टिंग कंपनीज द रिंगर, पॉड्स एंड मेगाफोन, एआई कंपनी द सोनांटिक और डिजाइनिंग कंपनी बेटी लैब्स। लेकिन क्या आपने सोचा इन सब के बावजूद स्पॉटिफाई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? यह है स्पॉटिफाई की सबसे बड़ी चैलेंज। सिर्फ स्पॉटिफाई ने मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रीमिंग कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करें तो 5 पार्ट्स आती है: रॉयल्टीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सारी एक्सपेंसेस स्पॉटिफाई की बहुत ज्यादा है, फ्यूचर में कम भी हो जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम एक और है, इन सब से निपटने के लिए चाहिए अच्छी खासी रेवेन्यू। 2021 में 422 मिलियन यूजर्स में 43% यानी 182 मिलियन यूजर्स स्पॉटिफाई के प्रीमियम यूजर्स थे, जो बहुत बड़ी नंबर है। बट प्रीमियम यूजर्स उनके रेवेन्यू में 89% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो 57% एड सपोर्टेड यूजर्स है स्पॉटिफाई को उनसे अच्छी रेवेन्यू नहीं मिल रही है, और ये हो रहा है लेस एडवर्टाइजर्स के कारण, क्योंकि ऑडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा एडवर्टाइजर्स तैयार नहीं है। इसलिए स्पॉटिफाई ने वीडियो पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है, मतलब यूट्यूब से डायरेक्ट टक्कर। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि स्पॉटिफाई इसमें सक्सेसफुल होने पाती है या नहीं। और बाकी चैलेंजेस की बात करें तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है कंपटीशन, क्योंकि यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक और अमेजॉन म्यूजिक भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है जिनके पास पैसे की कमी नहीं, और यूट्यूब एल्गोरिदम और डेटा के मामले में स्पॉटिफाई का बाप है। नो डाउट आज स्पॉटिफाई मार्केट लीडर है, लेकिन इसे मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। स्पॉटिफाई के सक्सेस को समराइज करें तो 3 पॉइंट्स आती है। फर्स्ट, गिविंग द बेस्ट एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ एआई एंड डेटा। सेकंड, बेटर प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटर्स एंड एडवर्टाइजर्स। एंड थर्ड, एक्वायरिंग रिलेटेड एंड गुड कंपनीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। इन सब चीजों के कारण स्पॉटिफाई आज वर्ल्ड की नंबर 1 म्यूजिक प्लेटफॉर्म है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात किया था गाना.com फेल क्यों हो गई। मेरे हिसाब से इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन विजन है। जैसा कि मैंने वीडियो में बात किया था, आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं आपको उसी में फोकस करना चाहिए। अगर दूसरी चीजें लॉन्च करनी है तो दूसरी ब्रांड्स लॉन्च करिए या दूसरी एप्स में लाइए, जैसे जियो और टाटा ने किया। जियो के बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन सारे अलग अलग एप्स में है। वैसे ही टाटा भी अलग अलग सर्विसेज में डील करती है, लेकिन सारे अलग अलग कंपनीज के अंडर। गाना.com को म्यूजिक के लिए जाना जाता था, फिर उन्होंने लॉन्च किया पॉडकास्ट तक तो ठीक था, लेकिन टिकटॉक के बैन होने के बाद गाना ने लॉन्च किया हॉट शॉट। ये फीचर गाना की फेल हो गई, लेकिन इससे 2 प्रॉब्लम और हुई। पहली तो उन्होंने बहुत पैसे बर्बाद किए इसके पीछे, जबकि वो प्रॉफिट में नहीं थे, और दूसरी उनकी ऐप बगी हो गई। पर्सनली मैंने गाना को अनइंस्टॉल कर दिया उनके बग्स के कारण, और शायद गाना इस पर ध्यान देने में लेट हो गई। आप इन सब टॉपिक्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। अगर आपको इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिज शिक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।